नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी हैं, वो थे थाईलैंड के विजिट पे। वहां वो एक यूनिवर्सिटी में गए थे, जहां पर बात करते समय उनने एक स्टेटमेंट दिया था, जिस स्टेटमेंट को चाइना बहुत प्रेज कर रहा है और ये कह रहा है कि चाइना भी इस चीज से एग्री करता है और इनको सपोर्ट करता है। दरअसल इनने ये कहा था कि एशियन सेंचुरी का रियलिटी हो पाना इम्पॉसिबल है अगर इंडिया और चाइना साथ नहीं आते हैं तो। लेकिन एक बड़ा सवाल आज के टाइम पे ये है दोनों कंट्री के सामने कि हम लोग किस ओर बढ़ रहे हैं। तो ये एशियन सेंचुरी है क्या, और इंडिया और चाइना के रिलेशन में क्या कॉमनलिटी है और क्या डिफरेंसेस है, चैलेंजेस है, ये सब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। 19th सेंचुरी में वर्ल्ड ने विटनेस किया ब्रिटेन का इंपेरियलिज्म। दुनिया की जो ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी। सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, ऐसा कहा जाता था। 20th सेंचुरी में हमने देखा अमेरिका का राइज हुआ, इकोनॉमिक पावर अमेरिका की बहुत तेजी से बढ़ने लगी, जिसको फिर यूज करके अमेरिका ने अपने मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा बढ़ा ली। फिर इन दोनों पावर का यूज करके दुनिया भर के रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बना लिया। इसलिए 20th सेंचुरी को कहा जाता है यूएसए या अमेरिकन सेंचुरी। ऐसे ही 2011 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक स्टडी पब्लिश की थी, जिसमें उसने कहा था कि 2050 तक एशिया के लगभग 3 बिलियन लोग वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय करेंगे जो आज के टाइम में यूरोपियन कंट्रीज के लोग एंजॉय करते हैं। और 2050 में एशिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी? ये होगी 5.3 बिलियन की। यानी एशिया के 56.6% लोग 2050 में हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय करेंगे। इस टाइम में एशिया की टोटल हिस्सेदारी वर्ल्ड की इकोनॉमी में होगी 50% से ज्यादा की। लेकिन एक चीज इस स्टडी में कहा गया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एशियन सेंचुरी हो भी, क्योंकि एशिया में चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। साल 1924 में कार्ल हाउसहोफर, जिनकी फिलॉसफी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती थी हिटलर को, उनने पैसिफिक एज टर्म को कॉइन किया था। उनका कहना था कि जापान, चाइना और इंडिया ये आने वाले टाइम में एक जाइंट बन के उभरेंगे और अटलांटिक एज शिफ्ट हो जाएगा पैसिफिक एज में। इसके बाद जो एशियन सेंचुरी का टर्म है ये आया 1980s में। दरअसल 1988 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और चाइना के प्रोमिनेंट लीडर डेंग जाओपिंग, इन दोनों में मीटिंग होती है और जिसमें अपने स्टेटमेंट में टर्म का यूज करते हैं। तो इस टर्म को कॉइन करने का क्रेडिट जाता है डेंग जाओपिंग को। और फिर जैसे टाइम आगे बढ़ा 2010 तक एशियन इकोनॉमी की जो राइज था उसको देख के ये लगने लगा ये जो एशियन सेंचुरी की थ्योरी है ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्टडी, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, इसमें ये बोला गया कि 2010 में जो एशिया की जीडीपी 17 ट्रिलियन की है वो 2050 में हो जाएगी 174 ट्रिलियन की, जो कि इस समय वर्ल्ड की जीडीपी का ठीक हाफ होगा। और एशिया की 7 कंट्रीज पावर हाउस होंगी इस इकोनॉमिक ग्रोथ के एशिया की। कौन कौन सी वो कंट्रीज होगी? चाइना हो गया, इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया। इन सब की इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से एशिया की इकोनॉमी राइज करेगी और 50% का शेयर अचीव कर लेगी। इसी टर्म को दोबारा दोहराया एस जयशंकर जी ने, जिसपे चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग वेंगबिन, उनने भी काफी अप्रिशिएट किया है और कहा है कि हम लोग ये मानते हैं जब तक चाइना और इंडिया दोनों डेवलप्ड कंट्री नहीं बन जाते एशियन सेंचुरी या एशिया पैसिफिक सेंचुरी मुमकिन नहीं है। इनने ये भी कहा कि दोनों कंट्रीज इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, नेबर्स हैं, इन दोनों के इंटरेस्ट में ज्यादा कॉमनैलिटी है, इनमें डिफरेंस है। दोनों देशों के पास विजडम है, कैपेबिलिटीज है एक दूसरे को हेल्प करने की, बजाय एक दूसरे के लिए मुसीबत बनने की। फाइनली इनने ये कहा कि बीजिंग और न्यू दिल्ली एक दूसरे के लिए थ्रेट नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए कॉपरेशन पार्टनर है। लेकिन अगर आप चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के स्टेटमेंट को एनालाइज करें तो आप देखेंगे इनने इंडो पैसिफिक यूज ना करके एशिया पैसिफिक टर्म का यूज किया है। ये दिखाता है कि चाइना नहीं चाहता कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़े एशियन कंट्रीज में या फिर पैसिफिक रीजन में, और चाइना इंडियन ओशियन रीजन और पैसिफिक रीजन को अलग अलग देखता है। दरअसल ये जो आसियान कंट्रीज हैं ये इंडिया को देखती हैं एज अ काउंटर टू चाइनीज एक्सपेंशन, इसलिए चाइना इंडिया का इन्फ्लुएंस नहीं पसंद करता इस एरिया में, और इसीलिए शायद ही चाइना ने कभी यूज किया होगा इंडो पैसिफिक टर्म का। वो हमेशा से एशिया पैसिफिक ही यूज करता है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज जो कि चाहती है कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को फ्रंट पे किया जाए, उनने इंडो पैसिफिक टर्म को कॉइन किया है। एक और चीज आपने नोटिस की होगी कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा है कि दोनों कंट्रीज में ज्यादा सिमिलरिटी है। ये बात बहुत हद तक सही भी है। दोनों कंट्रीज एंशिएंट सिविलाइजेशन है, दोनों के कल्चर में आपको थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज मिल जाएंगी। दोनों कंट्रीज में बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस है, और इंडिया पहली ऐसी नॉन कम्युनिस्ट कंट्री थी जिसने चाइना को रिकॉग्नाइज किया था। यानी ताइवान को, जिसको रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता था,
उसको इंडिया ने कहा था कि वो रियल चाइना नहीं है, रियल चाइना ये पीआरसी है, यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। जबकि बाकी वेस्टर्न कंट्रीज का कहना था कि जो ताइवान है वही रियल चाइना है, और वेस्टर्न कंट्रीज पीआरसी को रिकॉग्नाइज नहीं करती थी। इसके अलावा दोनों कंट्रीज की हिस्ट्री में बहुत समानता है। दोनों कंट्रीज ने कॉलोनियलिज्म फेस किया है। एशियन टाइम में दोनों कंट्रीज इकोनॉमिक पावर हुआ करती थी, और बहुत सारे इन्वेंशन जैसे कि पेपर, मेडिसिन, मैथ्स से रिलेटेड इन्वेंशन, फिलॉसफी, एस्ट्रोलॉजी, इन सब में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन दोनों कंट्री का। एस जय शंकर जी ने अपने स्टेटमेंट के बाद एक सवाल छोड़ा है। उन्होंने आखिरी में ये बोला है कि हम दोनों को ये देखना चाहिए कि हमारे रिलेशनशिप किस ओर जा रहे हैं। सबसे बड़ा इशू है दोनों देशों के रिलेशनशिप में, वो जानते हैं हम लोग, बॉर्डर डिस्प्यूट है। अगर कुछ रिसेंट इवेंट की बात करें तो 2018 में डोकलाम स्टैंड ऑफ हो गया, या फिर 2020 में ईस्टर्न लद्दाख का डिस्प्यूट हो गया, जो कि काफी दिन तक चला था, जिसमें इंडिया के 20 सोल्जर भी मारे गए थे। हालांकि चाइना अपने कितने सोल्जर मारे गए थे ये कभी रिवील नहीं करता, लेकिन बहुत से सोर्स से ये बोला जाता है कि चाइना के टोटल 43 सोल्जर्स मारे गए थे, और ये डिस्प्यूट अभी तक अनरिजॉल्व है। इसको लेके बात चली रही है। तो इस तरह से दो पावरफुल नेबर का बॉर्डर पे डिस्प्यूट होना, जिसमें दोनों देशों के सोल्जर्स भी मारे जा रहे हों, इसको बहुत जरूरी है कि दोनों देश मिलकर रिजॉल्व करें। इसके बाद बहुत ज्यादा ट्रेड का इम्बैलेंस है दोनों कंट्रीज में चाइना के फेवर में, यानी कि चाइना इंडिया से खरीदता बहुत कम है, लेकिन बहुत ज्यादा सामान बेचता है इंडिया में, जिससे इंडिया के फॉरेन रिजर्व पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इसके अलावा दोनों कंट्रीज में बहुत ज्यादा ट्रस्ट डेफिशिएट है। दोनों कंट्रीज ने बहुत ज्यादा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्डअप कर रखा है अपने बॉर्डर एरिया में। इंडिया अक्सर चाइना को अक्यूज करता है कि नॉर्थ ईस्ट में होने वाले जो इंसर्जेंसी है, सेपरेटिज्म की जो डिमांड है, उसको चाइना फंड करता है, और चाइना यही इल्जाम लगाता है इंडिया पे तिब्बत वाले एरिया को लेके। साथ ही साथ चाइना इंडिया का इन्फ्लुएंस साउथ चाइना सी और इंडो चाइना में नहीं पसंद करता है। इसी चैलेंजेस और इसी डिफरेंस का फायदा उठा के वेस्ट कंट्रीज इंडिया को चाहती थी कि वो एज अ फ्रंटियर बना रहे उनकी जो वॉर है चाइना को लेके, जिसमें फायदा ना चाइना को होना था ना इंडिया को होना था, और सिर्फ फायदा होना था वेस्टर्न कंट्रीज को। तो अभी तक तो इंडिया ने ये रोल प्ले करने से लार्जली अपने आप को दूर रख रखा है। फ्यूचर में जो मजबूरी है दोनों कंट्रीज को किस ओर धकेल देती है ये देखना होगा। बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में पूछे जाने पे चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि दोनों देश स्मूथ कम्युनिकेशन मेंटेन करके चल रही हैं इस इशू पे। तो अगर ये दोनों कंट्रीज ऐसा मानती हैं कि एशियन सेंचुरी तभी पॉसिबल है जब इंडिया और चाइना दोनों क्लोज आए, दोनों में फ्रेंडली रिलेशन हो, तो इन दोनों कंट्रीज को कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा ये करके भी दिखाए। चाइना को चाहिए कि उसकी जो ऊटपटांग हरकत है बॉर्डर पे, या फिर वो उन टेररिस्ट को प्रोटेक्ट करने, क्योंकि इन्वॉल्व है इंडिया में टेररिज्म फैलाने में, उनको रोके। साथ ही जो इंसर्जेंसी ग्रुप सपोर्ट करता है चाइना, वो भी उसको रोकने की जरूरत है, और दोनों देशों को जरूरत है कि पॉजिटिव स्टेट ले ट्रेड इम्बेलेंस को कम करने के लिए। तो यही तक था गाइज इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।